नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज अपन क्लास को आगे लेकर चलेंगे। कल बात करी थी अपन ने, लगभग 40 प्रश्न देखे अपन ने, और आज पुणे में आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी साथियों के साथ क्लास को पहुंचा दे। आज थोड़ा सा मौसम क्या है, खराब हुआ है, इस वजह से अपनी क्लास थोड़ी लेट आई है, क्योंकि बाहर आंधी तूफान आ रहे हैं। तो आपको पता है कि ऐसे मौसम में बोर्ड को ऑन करना, कैमरे ऑन करना, सारे इम्प्लीमेंट को ऑन करना थोड़ा सा रिस्की होता है। तो इसलिए सोच रहे थे कि आज क्लास ना ले, लेकिन मौसम वापस हवाएं जो हैं वो रुक गई हैं, तो आप सबके सामने क्लास लेकर आया हूं मैं। देखिए, यशराज सांगला, आपका स्वागत अभिनंदन है। सबसे पहला आप सभी के सामने प्रश्न है, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मेजा बांध की बात हो रही है कि मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है। देखिए, आप अपने अपने ग्रुपों में क्लास को शेयर किया करें, ताकि क्लास का आनंद आता है जब विद्यार्थी होते हैं, है ना। तो मेजा बांध कहाँ, किस नदी पर है? कोठारी पर है, पार्वती पर है, खारी पर है, या फिर मानसी नदी पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, हम बात करते हैं मेजा बांध की, तो मेजा बांध एक्चुअल में है कहां पर? मेजा बांध, तो ये मेजा बांध आपके भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में भी कौन सी नदी पर है? तो समझ लेना कि नदी हो जाएगी आपकी कोठारी नदी। कौन सी नदी है? कोठारी नदी। और ये कोठारी जो नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है? ये भी काफी बार प्रश्न आता है। तो इसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से। दिवेर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां कहां पर है? तो ये राजसमंद के अंदर है, यहां से इसका उद्गम होता है। इस कोठारी नदी पर आपको पता होगा कुछ सभ्यताएं हैं, जैसे कि ओजियाना सभ्यता, और एक सभ्यता है जिसका नाम है बागोर सभ्यता। ये दोनों इसी नदी के किनारे, बागोर और ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है, ये याद रखेगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहां पर? कोठारी नदी। वंदे मातरम सर जी, वंदे मातरम। हाँ धाकड़ साहब, आपका स्वागत अभिनंदन है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? राजस्थान के किस समूह में समूह की मृदा जो है वो एंटीसोल्स है, यानी पूर्वी, दक्षिणी, आपके दक्षिणी पूर्वी या फिर पश्चिमी भाग? तो कौन सा राइट हो जाएगा इसके अंदर? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। देखो, मिट्टी के 4 प्रकार बताए, ये 5 प्रकार बताए गए। 5 प्रकार वैज्ञानिक, मिट्टी के वैज्ञानिक प्रकार क्या हो जाएगा? मिट्टी के वैज्ञानिक प्रकार। आंसर दीजिएगा आप। देखो, सबसे पहला मिट्टी का प्रकार है, उसका नाम है एरिडोसोल्स। दूसरा है एंटीसोल्स। फिर हो जाता है आपका इनसेप्टिसोल्स। इनसेप्टिसोल्स। इनसेप्टिसोल्स के बाद हो जाता है एल्पिसोल्स, और एल्पिसोल्स के बाद में होता है वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स। ये 5 वैज्ञानिक प्रकार है, और 5 भौतिक प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। जय भीम। हाँ जी, जय भीम, स्वागत अभिनंदन है। जय श्री सांवलिया सेठ की मनीषा, जय श्री सांवलिया सेठ की। देखो, ये जो एरिडोसोल्स पाई जाती हैं, ये मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो याद रखना, एरिडोसोल्स पाई जाती हैं आपके पश्चिमी मरुस्थल में। कहां पर पाई जाती है? शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? शुष्क मरुस्थल। एंटीसोल्स पाई जाती है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। नेक्स्ट पाई जाती है अरावली।
कौन सा भाग हो जाएगा? अरावली। अरावली के बाद हो जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और नेक्स्ट हो जाता है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 5 मिट्टी के प्रकार है वैज्ञानिक। तो आपको यहां से आंसर देना है कि क्या आंसर होगा। तो एंटीसोल्स जो मिट्टी है वो एंटीसोल्स मिट्टी कहां पाई जाती है? तो पूर्व में, दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में या फिर पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी इज ए करेक्ट आंसर। कहां पर पाई जाती है? तो ये पश्चिम में पाई जाती है, क्योंकि ये वाला जो भाग है इसे अपन कहते हैं पश्चिमी मरुस्थल। क्या कहते हैं इसे? पश्चिमी मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। मनीषा कह रही, हाँ मनीषा का आंसर सही है, डी इज करेक्ट आंसर, डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? देखो राजस्थान में कौन सी मिट्टी जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है, यहां से प्रश्न पूछा है। काप मृदा है, रेतीली मृदा है, जलोढ़ मृदा है या फिर लाल व पीली मृदा है? कौन सी मृदा यहां पर सही हो जाएगी? तो कुछ प्रश्न मैं आपको यहां से और देना चाहता हूं, देखिएगा। विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी, विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? उपजाऊ मिट्टी, विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? दूसरा हो जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी, सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी ये कौन सी है? फिर हो जाएगा दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? फिर पूछा जाएगा न्यूनतम नमी धारण करने वाली मिट्टी कौन सी? न्यूनतम जल ग्रहण करने वाली मिट्टी कौन सी? जल ग्रहण करने वाली मिट्टी, करने वाली मिट्टी। देखिए यहां पर जो उपजाऊ मिट्टी उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। क्या नाम है? जलोढ़ मिट्टी। इसे जलोढ़ कच्छारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी वो है रेतीली मिट्टी। कौन सी हो जाएगी? रेतीली। जो यहां पर याद रखना है कौन सा आंसर राइट है, रेतीली मिट्टी है। दूसरे भाग पर पाई जाती है काली मिट्टी। कौन सी पाई जाती है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी दूसरे भाग पर सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम जल ग्रहण करने वाली मिट्टी है वो है रेतीली मिट्टी। कौन सी है? रेतीली मिट्टी। ये रेतीली मिट्टी पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है, यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी है। यहां पर मैंने लिखा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है जी। देखिए यहां इतने सारे और भी प्रश्न आएंगे तो और भी मैं व्याख्या करूंगा आगे भी। अभी अपन नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। तो यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा रेतीली मृदा। कौन सी मृदा है? रेतीली मृदा है। ठीक है जी। नेक्स्ट, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? अच्छा, राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ये अभी मैंने आपको बताया है कि राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, जैसा कि अभी कमेंट आ रहा था, जलोढ़ मिट्टी है। देखो कुछ भौतिक प्रदेश के आधार पर आप देखना चाहो तो हम बात करते हैं राजस्थान की। किसकी बात करते हैं? राजस्थान की हम चर्चा करें तो राजस्थान का आपको इस प्रकार का कुछ लगभग इस प्रकार का मैप दिखता होगा आपको। ठीक है जी। यहां से हम इस वाले भाग को देखिए तो ये अपना क्या हो जाएगा? मरुस्थल वाला भाग, और ये अपनी अरावली है। इधर से अपन देखें ये कुछ भाग बना दिए मैंने इसके। अब इसमें देखना है कि यहां से ये एक भाग है, इसको अपन कहते हैं शुष्क मरुस्थल। क्या कहते हैं? शुष्क मरुस्थल। ठीक है जी। यह है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। और इधर है आपकी अरावली। क्या हो जाएगी? ये अरावली।
ये भाग पड़ता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। नीचे वाला भाग पड़ता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब यहां पर बात करें अपन इस वाले भाग में, तो ये समझना है आपको कि ये जो वाला भाग पड़ता है ये पूरा का पूरा इस अपन अरावली को छोड़ दें। किसको छोड़े? अपन अरावली। इस वाले भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट हम अरावली की बात करें तो इसमें कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें याद रखना लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली। लाल पीली के बाद पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी, लाल पीली। और यहां पर देखिए अपन तो कुछ भाग में जैसे ये लाल लोमी मिट्टी ये आपके कहां पर है? तो दक्षिणी राजस्थान में। इसमें भाग की बात करें तो इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ या कच्छारी मिट्टी है। और यहां पर हम देखें तो यहां पर मिट्टी पाई जाती है, उसका नाम है काली मिट्टी है। कौन सी है? काली मिट्टी। यहां पर कुछ भाग पड़ता है खारा भाग, तो यहां पर लवणीय मिट्टी पाई जाती है, लवणीय मिट्टी पाई जाती है, लवणीय मिट्टी पाई जाती है। जब भी आपको मिट्टी का टॉपिक मैं जब पढ़ाऊंगा तो उस समय याद रखिएगा, आपको पूरा का पूरा मिट्टियां कंप्लीट में याद करवाने की कोशिश करूंगा। ये जो भाग है घग्गर राधा, इसमें बुरी कच्छारी मिट्टी पाई जाती है, इसमें बुरी कच्छारी मिट्टी पाई जाती है, ये भी याद रखना है। घग्गर नदी का अपना जो भाग पड़ता है इसमें बुरी कच्छारी मिट्टी भी पाई जाती है। तो डिटेल से जब भी अपन मिट्टी का टॉपिक पढ़ेंगे, मैंने इसी YouTube चैनल पर पूरी की पूरी मिट्टियां आपको करवा रखी है, तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आप मिट्टी वाला टॉपिक कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। कोई भी उसमें डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना, आपका समाधान किया जाएगा। इसमें मिट्टी हो गई आपकी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है वो है राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो पूर्वी मैदान का है, हाड़ौती प्रदेश का है, घग्गर मैदान का है या पश्चिमी मरुस्थल का है? देखिए हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थल की। किसकी चर्चा करें अपन? पश्चिमी मरुस्थल। ये जो पश्चिमी मरुस्थल है ये राजस्थान में कितना है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो याद रखिएगा 61.11% भाग पर क्या फैला हुआ है? मरुस्थल। अगर आपको किलोमीटर में पूछा जाए तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ है? मरुस्थल फैला हुआ है। यहां पर जनसंख्या कितनी रहती है? तो जनसंख्या की हम चर्चा करें तो याद रखिएगा जनसंख्या इसमें 40% जनसंख्या रहती है। अब सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो आपका कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी मरुस्थल। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा? तो यही है। याद रखना पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। सबसे क्या हो जाएगा? नवीनतम भौतिक प्रदेश। नवीनतम क्या हो जाएगा? ये भौतिक प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। जबकि सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? ये भी आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है राजस्थान का? तो वो याद रखना अरावली है। कौन है? तो अरावली हो जाएगी सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश। अरावली सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, ये भी आपको याद रखिएगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करें। रात्रि जागरण का अंतिम गीत है, रात्रि जागरण का अंतिम गीत कौन सा है? इसके बारे में आपको आंसर देना है। कुकड़ी, हिचकी, राती जगा या जलाल या जेला नृत्य गीत है? बताए मुझे राती जगह का अंतिम जो गीत है वो कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए और क्लास को एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिएगा। इतनी कृपा दृष्टि आप बनाए रखिएगा। ठीक है जी। आपके लिए निशुल्क क्लासें लेकर आते हैं तो थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए कि ये सर काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दें।
आपके प्यार और विश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है, तो थोड़ा सपोर्ट बनाएं अपने इस चैनल के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ठीक है जी। इसमें रस्म हो जाएगी कोंकड़ी। अच्छा, एक कोंकड़ी रस्म भी होती है। ये जो कोंकड़ी रस्म है ना, ये कोंकड़ी रस्म है सांसी जनजाति की एक है, विवाह की रस्म है। क्या है ये एक है सांसी जनजाति की क्या है, जनजाति की विवाह की रस्म है। विवाह की क्या है, रस्म। विवाह से पूर्व एक लड़की होती है और उस लड़की की पवित्रता की जांच की जाती है। वो सांसी जाति में उसे कोंकड़ी रस्म कहते हैं। और यहां पर कोंकड़ी क्या है, अंतिम गीत है राती जगे का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केसरिया बालम पधारो, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। यहां पर थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग है। केसरिया बालम आओ नी पधारो जी मारे देश, है ना। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश उक्त पर्यटन किस मांड गायकी द्वारा गाया गया है? अल्लाह जिल्लाबाई, बानो बेगम, गंवरी देवी या फिर मांगी बाई? विजय माता। क्या विजय माता क्या कह रही है? मनीषा गलत है तेरा, अल्लाह जिल्लाबाई। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये गीत गाया था मांगी बाई ने। ये गीत गाने वाली है, उसका नाम है मांगी बाई, अल्लाह जिल्लाबाई नहीं है। आंसर अल्लाह अल्लाह जिल्लाबाई आ रहा है आपका। अल्लाह जिल्लाबाई कैसे आंसर दे रहे हो? इसमें मांगी बाई आंसर राइट है। चलिए, क्या मैं सही हूं? कंफर्म करके बताइएगा आप, क्या मैं सही हूं? आप इसको कंफर्म करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। हर का हिंडोला क्या है? हर का हिंडोला क्या है ये बताना है आपको। कि हर का हिंडोला पुत्र के जन्म पर गाए जाने वाला गीत है, वृद्ध की मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत है, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है, या गणगौर के त्योहार पर गाया जाने वाला गीत है। हर का हिंडोला क्या है? यहां से राइट आंसर देना है कि हर का हिंडोला क्या है। हर का हिंडोला क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए कि हर का हिंडोला क्या है। गलत हो सर आप। ठीक है मनीषा, मैं गलत हूं? डी, गणगौर के अवसर पर। चले, यहां पर ए राइट हो जाएगा। ये पुत्र के जन्म पर गाए जाने वाला गीत है हर का हिंडोला। सी और डी, हर का हिंडोला ये पुत्र के जन्म पर गाया जाता है। डी नहीं है राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का राज्य नृत्य करते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो घूमर है। कौन सा है? घूमर। और घूमर करते समय गाए जाने वाला गीत है जीरो जीव को बेरी, चिरमी, घूमर या फिर रशिया। कौन सा? अल्लाह जिला में बीकानेर की रहने वाली केसरिया बालम पढ़नी मारे देश पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है मनीषा, इसीलिए तो मैंने तुझे पूछा था। अल्लाह जिला बाई।
ठीक है, इसको अपन लिख देते हैं कि केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, वो जो गीत है वो इन्होंने गाया था। ओके, हाँ, मेरे ध्यान में मांगी बाई थी, मेरे ध्यान में मांगी बाई थी, वो याद रखना। कभी कभी हम जानबूझकर भी गलत करते हैं, कभी कभी हमें भी नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर एक जैसे नाम मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह चिल्ला बाई, वो याद रख लीजिए, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। यहां पर आंसर क्या होगा, इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा अटे, और थाना आंसर देन बतानो है। अटे गीत गावे उसको नाम है घूमर, घूमर घूमर घूमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे पानी बर्बाद जाते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है? ये औरतें पानी भरने जाती हैं तो उस समय गीत कौन सा गाती है? पणिहारी गाती है, इंडोनी गाती है, पीपली गाती है, या फिर ए और बी दोनों? मारवाड़ की मेरू कोकिला है जी, बिल्कुल, जिला अल्लाह जिला भाई, मारवाड़ की मेरू कोकिला है, बिल्कुल मनीषा, यू आर ए ग्रेट गर्ल, तुसी ग्रेट हो मनीषा, पढ़ने वाली विद्यार्थी है तू। आंसर दे जल्दी से इसका। सी राइट है। अरे सी कटुआ जाए मनीषा, पीपली कोई ने। देखिए इसमें एक और दो, पणिहारी, पानी लेबा चाली और इंडोनी, ये दोनों ही राइट है, और ए और बी इसमें दोनों ही क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। ए और बी दोनों ही राइट हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, रजवाड़ों में शराब पीते समय गाया जाता है। ये जो राजपूत होते हैं ये गजब के वीर होते हैं, इनके धड़ कट जाते हैं, लेकिन इनकी सिर कट जाते हैं, लेकिन फिर भी धड़, क्या बोले, धड़, सिर कट जाते हैं लेकिन फिर भी धड़ लड़ते रहते हैं। तो राजपूतों के बारे में है कि ये शराब पीते समय कौन सा गीत गाते हैं? होलरा गीत गाते, दुपट्टा गाते, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी, हवा के झोंके से, दारूड़ी गीत गाते हैं, या फिर कोयलड़ी गीत गाते हैं? कौन सा गीत गाते हैं? इधर तो लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से, तो दुपट्टे को संभाल के रखना चाहिए था, पीन व्हील लगा के रखनी चाहिए थी, हवा के झोंके से नहीं उड़ता वो, है ना? बताए मुझे कौन सा गीत है? सी तो गुमर आंसर है। इसमें राइट आंसर है दारूड़ी। कौन सा है? दारूड़ी गीत हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या कह रही मनीषा इसमें? पानी भरते जाते समय ए और बी राइट है ना इसमें, ए और बी, पीपली कहां से हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न है, शराब बेचने वाली जाति के द्वारा मनोरंजन के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? शराब बेचने वाली जाति कौन सी है? तो कल्लाड़ है, जिसे हम कहते हैं कल्लाड़ या स्वालका। कलाल, कल्लाल या इसको कहते हैं सुवाहलका। कल्लाड़ या स्वालका जाति है तो कौन सा? कोयलड़ी, कामण गीत, कला की गीत, या फिर कल्लाली गीत, कौन सा गीत गाया जाता है इसमें? ढक्कन खोल दे कल्लाड़ी थारी बोतल को, और गीत गावे कि ढक्कन खोल दे कल्लाड़ी थारी बोतल को। तो यहां पर गीत हो जाएगा, उसका नाम है कल्लाड़ी गीत। कौन सा गीत है? कल्लाड़ी गीत। नेक्स्ट आगे, पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहां पर स्थित है? पोथीखाना चित्रकला कहां पर स्थित है? ये जो पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय है ये कहां पर है? जयपुर में है, उदयपुर में है, जैसलमेर में है, या फिर कोटासू आयो कागज जाय मारी कमला सास रे थारो पियो लड़े लो, कहां पर है? इसको आंसर देन बतानो है थाने। क्या आंसर होगा? जल्दी कमेंट करो। पोथीखाना, मनीषा का आंसर डी आ रहा है। डी नहीं है, पोथीखाना जयपुर में। पोथीखाना चित्रकला कहाँ है? तो पोथीखाना जो है वो आपके जयपुर के अंदर है।
पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय। आंसर डी क्यों दे रहे हो रहा? ओ तो कौन के था ना, और डी आंसर कौन हो? अटा आंसर एक होगा, जयपुर के अंदर है वो। मनीषा गेरी फिर सी आंसर आ रही होगा, बेंडा बावड़ा हो रही है क्या? आगे चलिए। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। पशु पक्षियों के चित्र किस चित्र शैली में मिलते हैं? बूंदी में, चावंड में, जयपुर में या फिर देवगढ़ में? और यह भी बताना, मोर, नाचता हुआ मोर किस चित्र शैली की विशेषता है? नाचता हुआ मोर किस चित्र शैली की विशेषता है? किस चित्र शैली की विशेषता है? बताएं मुझे। याद नहीं है सर। पक्षियों के चित्र यानी बूंदी चित्रकला कौन सी है? और यहां पर जो मोर नाचता हुआ ये भी बूंदी में। तो याद रखना, पशु पक्षियों के चित्र है, कौन सी चित्र शैली है? तो बूंदी है। चावंड चित्र शैली का प्रारंभ किसने किया? तो ये किया था आपके चावंड में महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। चावंड चित्र शैली का विकास किसने किया? महाराणा प्रताप ने किया है। जयपुर चित्र शैली, इस पर याद रखना, ये मुगल, सर्वाधिक मुगलों से प्रभावित रहने वाली चित्र शैली है, याद रखिएगा। देवगढ़ चित्र शैली, ये आप सभी जानते हो, मेवाड़ चित्र शैली की उपशैलियां हैं। चावंड और देवगढ़ मेवाड़ चित्र से मेवाड़ स्कूल की क्या है? उपशैलियां हैं, ये भी याद रखना है। और ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि मोर नाचता हुआ बूंदी में दिखाया गया है। आगे चलते हैं। पशु पक्षियों को जिस चित्र शैली में विशेष स्थान मिलता है वह है पशु पक्षियों में। यही वापस राइट आंसर पशु पक्षियों का कौन सा है? तो बूंदी चित्रकला है। कौन सी हो जाएगी? बूंदी चित्रकला है। नाथ द्वारा चित्र शैली का सर्वाधिक विकास हुआ है, वो प्रारंभ करवाया था नाथद्वारा में राज सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? राज सिंह ने। यहाँ की नाथद्वारा चित्र शैली की विशेषता है, विशेषता क्या है? तो यहाँ की जो पिछवाइयां हैं, विशेषता क्या है यहाँ की? पिछवाइयां। पिछवाइयां कला यहाँ की प्रसिद्ध कहाँ की है? तो नाथ द्वारा की। ये भी याद रखना है, तो ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मृत्यु के तीसरे दिन, तीजा का दिन जो हड्डियां शमशान में जाकर लाते हैं उसे फूल चूनना कहते हैं, पिंडदान कहते हैं, तिये की बैठक कहते हैं या श्राद्ध कहते हैं? क्या कहा जाता है? आंसर दीजिए जल्दी से। देखो, आदमी की मृत्यु के तीसरे दिन जो शमशान में जाकर हड्डियां लाते हैं उसे फूल चुनना कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल चुनना कहते हैं। और 12वें दिन की हम बात करें तो फिर इनकी जो अस्थियां गंगा में विसर्जन की जाती हैं उसे पिंडदान कहते हैं। गंगा में अस्थियों को विसर्जन करना पिंडदान कहलाता है। और तीजे की 3 दिन के बाद जो धूप लगती है उसे तिये की बैठक कहते हैं। और अपने पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्राद्ध महीने में जो धूप दी जाती है उसे श्राद्ध कहते हैं। और 12वें को क्या कहते हैं? तो 12वें दिन को कहते हैं मृत्यु भोज। क्या कहते हैं? मृत्यु भोज कहते हैं। मृत्यु भोज कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं। मान लीजिए ये कोई आदमी मरा हुआ है, इसको इस पे सुला रखा है
और यहां पर जो लोग हैं इनको उठाकर इस खाट को लेकर जा रहे हैं। अब क्या होता है कि घर से जब निकलते हैं ना, तो यहां पर जो लोग हैं, ऐसे यहां पर जो लोग हैं, एक स्थान आता है बीच में, और इस बीच में स्थान यानी जो पीछे लगे हुए हैं वो अपना स्थान बदल लेते हैं। यहां पर वो आगे आ जाएंगे, आगे वाले पीछे आ जाएंगे, बीच वाले आगे ऐसे स्थान बदल लेते हैं। यानी घर से बीच रास्ते में स्थान परिवर्तन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? दिशावर, आगेटा, मौसर या पिंडदान कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें दिशा परिवर्तन की जाती बीचला भाषा में, उसे कहते हैं, याद रखना, बीचला भाषा कहते हैं उसे। लेकिन यहां पर बीचला भाषा नहीं है, उसे कहते हैं दिशावर। क्या कहते हैं? दिशावर कहा जाता है। दिशा बदल ली जाती, उसे दिशावर कहते हैं। मनीषा बी दे रही कि आगेटा कहते हैं, आगेटा नहीं कहते हैं उसे, आधेटा नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं दिशावर। आगे प्रश्न है, इसको सम्मिलित करना है आपको। इस प्रश्न को सम्मिलित करना है। राजस्थान संगीत अकादमी कहां पर है? और भारतीय लोक कला जो मंडल है वो कहां है? जवाहर कला कहां है? और राजस्थान स्कूल एंड आर्ट एंड क्राफ्ट ये कहां पर स्थित है? तो जवाहर कला केंद्र तो कहां पर हो जाएगा? जयपुर में। देखो, भारतीय लोक कला मंडल कहां पर? उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में, जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। और राजस्थान आर्ट एंड स्कूल ये कहां पर है? तो ये आपके जयपुर के अंदर है। और संगीत अकादमी कहां पर है? तो जोधपुर के अंदर। यानी सारे के सारे सही मिलान कर रखे हैं, सारे के सारे सही मिलान कर रखे हैं यहां। राजस्थान संगीत अकादमी जोधपुर में है, और भारतीय लोक कला उदयपुर कला मंडल में। जवाहर कला कहां है? तो जयपुर के अंदर है। राजस्थान स्कूल एंड आर्ट एंड क्राफ्ट कहां पर है? तो जयपुर के अंदर है। ठीक है, सभी राइट है। आगे चलते हैं। माघ पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? माघ जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस संस्था द्वारा दिया जाता है? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी द्वारा, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा, राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर द्वारा। ये जो माघ पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए, माघ पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा दिया जाता है। माघ पुरस्कार राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा दिया जाता है। तेजाजी का मेला आयोजित होता है, तेजाजी का मेला कहां पर आयोजित होता है? इसका आंसर देना है। मेड़ता में, प्रबसर में, गोगामेड़ी में या फिर तिलवाड़ा में? तेजाजी का पशु मेला कहां लगता है? तेजाजी का पशु मेला लगता है परबतसर। परबतसर कहां पर है? तो याद रखना, डीडवाना कुचामन में। कहां पर है? डीडवाना कुचामन में परबतसर है। मेड़ता के अंदर तो याद रखना, मीराबाई का क्या है? मीराबाई का लालन पालन हुआ है, मीराबाई का लालन पालन हुआ है, यहां पर पालन हुआ। और मीराबाई का पेनोरमा यहीं पर बना हुआ है, मेड़ता में। गोगामेड़ी की बात करें तो यहां पर गोगा जी का क्या हुआ है? गोगा जी की क्या हुई? यहां पर मृत्यु हुई है। गोगा जी की मृत्यु हुई गोगामेड़ी में। तिलवाड़ा में क्या है? तो यहां पर मल्लीनाथ जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा सभ्यता भी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है?
बेणेश्वर जो धाम है एक्चुअल में किस जिले में है, यानी आदिवासी का जो बेणेश्वर मेला है वो बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में है, अलवर में है या जैसलमेर में। देखो बेणेश्वर धाम की हम बात करें, बेणेश्वर धाम ये कहां पर है तो याद रखना ये नवाटापुरा कहां पर है तो डूंगरपुर में। कहां पर है? नवाटापुरा डूंगरपुर में है। यहाँ के संस्थापक कौन है तो यहाँ के संस्थापक संत माऊजी है। संस्थापक है यहाँ के संत माऊजी। इस मेले का ये जो मेला लगता है ये मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। इस मेले को क्या कहते हैं तो आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ये जो संत माऊजी हैं इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का नाम है चोपड़ा नामक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ लिखा? चोपड़ा ग्रंथ लिखा है। इन्होंने एक आंदोलन चलाया, लसाड़िया आंदोलन चलाया। कौन सा चलाया? लसाड़िया आंदोलन चलाया। इन्होंने आंदोलन चलाया। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया, उसका नाम है निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा है? निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना करी है इन्होंने, निष्कलंकी संप्रदाय। तो इतनी सारी बातें, यानी ये कौन सा आंसर हो जाएगा? डूंगरपुर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। भोजन थाली मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? भोजन थाली मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में या फिर जैसलमेर में? भोजन थाली मेला कहां आयोजित होता है? देखिए अलवर की बात करें तो अलवर में तो ये तो राइट आंसर भरतपुर हो जाएगा। कहां लगता है ये? कामा भरतपुर में लगता है या डींग में, ये बताएं। अलवर में लगता है भरतहरि का मेला। किसका लगता है? भरतहरि का मेला। भरतहरि का मेला कहां लगता है तो याद रखना अलवर में लगता है। यहां पर कौन सा मेला पड़ता है? जैसलमेर में, कामा डींग में। बिल्कुल, कामा कहां पर है तो कामा अभी वर्तमान में डींग में, जबकि पहले कहां पर था ये कामा? भरतपुर में था। और चलिए भरतहरि का मेला कहां लगता है? अलवर में लगता है। ये बात अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप किस जिले में आयोजित होता है? कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप किस जिले में आयोजित होता है? बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप किस जिले में आयोजित होता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर में। अच्छा ये बताएं मुझे, ऊंट महोत्सव कब कहां लगता है? ऊंट महोत्सव कहां लगता है? थार महोत्सव कहां लगता है? थार महोत्सव। ऊंट महोत्सव, थार महोत्सव और मरु महोत्सव कहां लगता है? मरु महोत्सव। और एक लगता है पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव। एक लगता है अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव। एक लगता है आपका फूलडोल महोत्सव। फूलडोल महोत्सव। एक लगता है आपका शरद महोत्सव। शरद महोत्सव। एक लगता है आपका ग्रीष्म महोत्सव। ग्रीष्म महोत्सव। इतने महोत्सव आपको बताने हैं, तो देखिएगा यहां पर क्या राइट आंसर होगा। ऊंट महोत्सव लगता है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। थार महोत्सव लगता है
कहां पर है थार, तो ये हो जाएगा आपका बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर। मरु महोत्सव कहां लगता है? तो जैसलमेर में लगता है। और पतंग महोत्सव कहां लगता है? तो जयपुर में लगता है। और अन्नकूट महोत्सव कहां है? तो नाथद्वारा में लगता है। नाथद्वारा राजसमंद है। फूलडोल महोत्सव कहां लगता है? तो ये शाहपुरा के अंदर लगता है। कब लगता है? शाहपुरा में। शरद महोत्सव कहां लगता है? तो सिरोही में लगता है, माउंट आबू सिरोही। और ग्रीष्म महोत्सव भी कहां लगता है? तो ये भी सिरोही में लगता है। ठीक है, हाँ मनीषा सब आंसर दे रही है। थार महोत्सव बाड़मेर में। वाह मनीषा वाह, क्या बात है छोरी, क्या दर्द है तेरी आवाज में आज। ये सर आपको बिल्कुल क्या बोले उसको भूल गया मैं। ठीक, आगे चलते हैं। आज बड़े अच्छे आंसर दिए मनीषा तूने। शरद महोत्सव सिरोही में लगे, शाहपुरा फूलडोल। ठीक, ये ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सिरोही में लगता है। ठीक 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 ठीक, आगे चलते हैं। और जोधपुर में तो आप जानते हो, यहां पर तो कौन सा महोत्सव है? तो गुड़ला महोत्सव है। कौन सा है? गुड़ला महोत्सव। और गुड़ला महोत्सव भी लगता है कहां पर? जोधपुर में। ओ याद रह गयो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बेणेश्वर का प्रसिद्ध मेला किस तिथि को आयोजित होता है? बेणेश्वर का जो मेला है वो किस तिथि को आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा? कब लगता है? जल्दी से बताएं। अच्छा ये बताएं, बेणेश्वर धाम में कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? यहां पर नदियां कौन सी आती? नदियां 3 नदियों के संगम पर यह मेला लगता है। आंसर दीजिए जल्दी से। अभी मैंने आपको बताया था कि यह मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। और नदियां कौन सी है? तो यहां पर है सोम, माही, जाखम। सोम, माही, जाखम के संगम पर यह मेला लगता है। और कहां लगता है? तो नवाटापुरा में। अच्छा एक प्रश्न आपको मेरा यह है कि आप ये बताओ, हाड़ौती का हवा महल किसे कहते हैं? हाड़ौती का हवा महल किसे कहते हैं? हाड़ौती का हवा महल किसे कहते हैं? और शेखावाटी का हवा महल किसे कहते हैं? शेखावाटी का हवा महल किसे कहते हैं? और यह बताना है एक थंबिया महल कहां पर है? एक थंबिया महल कहां पर है? एक थंबिया महल। और एक है आपका एक थंबा महल। एक थंबा महल। ये प्रमुख आंसर आपको कंप्लीट यहां से बताने हैं। चलिए, हाड़ौती का हवा महल है उसको कहते हैं अबेड़ा महल। कौन सा महल है? अबेड़ा महल। कोटा में। कहां पर है ये? हाड़ौती का हवा महल कहते हैं कोटा में। शेखावाटी का वो है खेतड़ी के महल। कौन से हैं? खेतड़ी के महलों को क्या कहते हैं? अपन शेखावाटी के महल कहते हैं। एक थंबिया महल कहां है? तो ये डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर। श्री सिंह ने निर्माण करवाया। एक थंबा कहां पर है? तो ये जोधपुर के अंदर है। एक थंबा महल जोधपुर में है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो चलो की निशान बन जाए। जहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसे जीवो की मिसाल बन जाए। वेरी गुड मनीषा, क्या दर्द है चोरी तेरी आवाज में, इतना दर्द कहां से लाती है तू? तो इसने लिखा है काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा की निशान बन जाए। जिंदगी काट तो यूं सभी लेते हैं, जिंदगी ऐसे जीवो की एक मिसाल बन जाए और एक मिसाल बन जाए। ये याद रखिएगा, बड़ी गजब की लाइन है। तो आप सबको समय समय पर मोटिवेशन भी आपको लिए अपना आपको मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो सबसे ज्यादा मोटिवेशन उसको चाहिए होता है, क्योंकि उसको डिमोटिवेट करने वाले आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं। वो उस लोगों की वजह से डिमोटिवेट महसूस करता है। लेकिन याद रखना है, अगर मेरे सीने में आग लगी है
तो मुझे ही बुझानी पड़ेगी, कोई और बुझाने के लिए नहीं आएगा। आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है तो खुद को प्रयास करना पड़ेगा, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है? निम्न में से कौन सा पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है? और यहां पर मेले भी लिखूंगा मैं तो आपने मेला बता रहे हो अगले, यहां पर मैं मेला लिखूंगा। एक मेले का नाम है बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला कहां लगता है? पर्वतसर पशु मेला कहां लगता है? पर्वतसर पशु मेला। चंद्रप्रभु मेला कहां लगता है? चंद्रप्रभु मेला। चंद्रप्रभु मेला। एक मेला लगता है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला। एक मेला पड़ता है तिलवाड़ा मलीनाथ पशु मेला। कौन सा हो जाएगा? मलीनाथ पशु मेला। एक है जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला। एक है आपका पुष्कर पशु मेला। पुष्कर पशु मेला। चलिए, बलदेव पशु मेला नागौर में लगता है। अच्छा, एक है बजरंग पशु मेला। बजरंग पशु मेला। बलदेव पशु मेला लगता है नागौर में। परबतसर पशु मेला लगता है डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन। चंद्रप्रभु मेला लगता है, चंद्रप्रभु मेला कहां लगता है? भरतपुर में लगता है, बिल्कुल ठीक है। चंद्रप्रभु मेला भरतपुर में। चंद्रभागा मेला लगता है झालावाड़ में। झालावाड़। मलीनाथ पशु मेला लगता है बालोतरा में। बालोतरा। जसवंत पशु मेला लगता है, ये भी आपके भरतपुर में। और पुष्कर मेला लगता है ये आपके अजमेर में। पुष्कर अजमेर में। बजरंग पशु मेला लगता है, ये लगता है समदड़ी गांव। समदड़ी गांव। और समदड़ी गांव कहां पर है? तो ये है बालोतरा में। बालोतरा। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इतिहास भी उनके जबरदस्त होते हैं। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इतिहास भी उनके जबरदस्त होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, बजरंग पशु मेला बाड़मेर में नहीं है। बाड़मेर में नहीं है मनीषा, ये समदड़ी गांव बालोतरा में। समदड़ी गांव में। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट तो क्या है आज का? यहां पर भरतपुर में कौन सा आयोजित होता है? श्री बलदेव, तेजाजी, रामदेव जी या फिर जसवंत पशु मेला है? तो यहां पर राइट हो जाएगा जसवंत पशु मेला। रामदेव पशु मेला ये कहां होता है? तो रामदेव पशु मेला नागौर में होता है। कहां होता है? नागौर में आयोजित होता है। तेजाजी पशु मेला कहां होता है? तो तेजाजी पशु मेला भी नागौर में होता है। कहां होता है? नागौर के अंदर। बलदेव पशु मेला ये भी कहां पर है? तो ये भी नागौर में। ठीक है जी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्या कह रहे हैं सबसे? हाँ, सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो वो मलीनाथ पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो वो मलीनाथ पशु मेला है। तो आज के लिए साथियों, आज की अपनी क्लास यहीं पर होती है समाप्त। आप सभी से मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, आपके जितने भी ग्रुप है ना, आपके
जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर क्या करें, आप क्लास को शेयर करें। क्लास को जितना आप शेयर करोगे उतना मुझे एनर्जी मिलती है, क्योंकि काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सबका जो प्यार और विश्वास है वो कहीं ना कहीं जो है वो कम मिला है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने सभी ग्रुपों के अंदर डाल दिया करें, ताकि उन सबको भी इस क्लास का फायदा मिल सके और आपको मैं बेहतर से बेहतर यहां से कंटेंट उपलब्ध करवा सकूं। ठीक है जी। थ्योरिकल क्लासें आप जब 1000 सब्सक्राइबर कर दोगे उसके बाद आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासें मिलने लग जाएगी यहां से। तो आप सभी को मैं पुनः यही कहना चाहूंगा कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी ग्रुपों के अंदर भी क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलेंगे अपन कल। अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए साथियों इतना ही। मिलेंगे अपन 65 क्वेश्चन किए हैं। आज 7वीं क्लास थी जिसमें अपन ने 65 क्वेश्चन किए हैं। कल अपन 35 प्रश्न करेंगे, यानी कल 65 से 100 प्रश्न होंगे आप सभी के सामने। तो कल के लिए 35 क्वेश्चन होंगे और वो भी मिक्स रूप से, इतिहास के क्वेश्चन ज्यादा होंगे उनमें। मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, आपका गुजर प्रतिहार, इनसे रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो आप सभी का स्वागत और अभिनंदन पुणे कि आप YouTube पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बोले सांवरिया सेठ की जय, बोले सांवरिया सेठ की जय। मिलते हैं साथियों अपन कल। क्लास कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा, क्लास कैसी लगी ये बता दीजिएगा आप मुझे, फिर इसके बाद अपन कल मिलते हैं। जल्दी कमेंट करें क्लास कैसी लगी आप। मनीषा अभी डाल दूंगा मैं शेड्यूल, ठीक है, अभी क्लास का शेड्यूल अभी डाल दूंगा मैं, यू डोंट वरी। कल का ये का यही थंबनेल, ये का ही सब एग्जिट करना है, अभी डाल दूंगा। आज तो मौसम के हिसाब से थोड़ा चक्कर हो गया। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है बस्सी में, हाँ सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही, चले गुड नाइट आप सभी को। जोरदार, जबरदस्त, खतरनाक, वाह मनीषा वाह। चलिए अभी के लिए बहुत हुआ। आप सभी को शुभ रात्रि, मिलते हैं कल सुबह।